नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, समाज शास्त्र की क्लास रेगुलर चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी और पीजीटी को टारगेट करते हुए साथ में एनटीए नेट और जेआरएफ की तैयारी करने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। तो कल मैंने आपको कराया था, जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं वो करवाया था। आज एक दूसरा चैप्टर मैं करवा रहा हूं जिसका नाम क्या है, समाज शास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध, है ना। समाज शास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध, ठीक ना। इसको आज हम लोग करेंगे। समाज शास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। क्लियर है ना। अब देखिए, समाज शास्त्र तथा इतिहास, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, देखिए हार्वर्ड महोदय हैं, इनका कथन है, हार्वर्ड का कथन क्या है कि हार्वर्ड का कथन है कि इतिहास अतीत का समाज शास्त्र है। इतिहास अतीत का समाज शास्त्र है। इतिहास अतीत का समाज शास्त्र है। ये किसने कहा? हार्वर्ड ने कहा। किसने कहा है? हार्वर्ड ने। जबकि समाज शास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है ना। जबकि समाज शास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है। प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि समाज शास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है, किसने कहा? तो क्या बताएंगे? हार्वर्ड। समाज शास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है, किसने कहा? हार्वर्ड ने कहा। अगला है, समाज शास्त्र और इतिहास दोनों ही सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करते हैं। फर्क इतना है कि इतिहासकार समय क्रम के अनुसार अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्री वर्तमान समय की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करते हैं। जो भी समाज शास्त्री हैं वो वर्तमान समय में सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं, जबकि जो इतिहासकार होते हैं वो बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता है, तो आज के लगभग 4000 साल पहले की सभ्यता है, उसका अध्ययन किया जाएगा तो इतिहास कहलाएगा। लेकिन वर्तमान समय के सामाजिक परिदृश्य या संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत करेंगे? समाजशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। और यही कथन हार्वर्ड ने भी कहा है कि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है और समाजशास्त्री वर्तमान समय की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करता है। अगला है, इतिहासकार क्या करते हैं? संघर्ष, क्रांति, युद्ध आदि का अध्ययन विशिष्ट घटना के रूप में करते हैं, जबकि समाजशास्त्री एक प्रक्रिया के रूप में इनके कारणों एवं परिणामों की विवेचना करते हैं। समाजशास्त्री एक प्रक्रिया के रूप में इनके कारणों एवं परिणामों की विवेचना करते हैं। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई संघर्ष हुआ है या कोई क्रांति हुई है, जैसे 1857 की क्रांति, या कोई युद्ध हुआ है ना, तो अगर कोई इतिहासकार है तो उनके कालक्रम के अनुसार घटना की विवेचना करेगा। जबकि अगर कोई समाजशास्त्री है तो वो एक प्रक्रिया के रूप में इनके कारणों एवं परिणामों की विवेचना करता है। अगला देख लीजिएगा, इतिहास विभिन्न युगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन है, जबकि समाजशास्त्र
जबकि समाजशास्त्र ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्तमान युग के सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करता है। याद रखिएगा, समाजशास्त्र ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्तमान युग के सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करता है ना। समाजशास्त्र ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री, जैसे ऐतिहासिक अध्ययन, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी सामग्री प्राप्त हुई के आधार पर वर्तमान युग के सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करता है। मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ ऐसी चीजें मिली जिनके बारे में हम ये आकलन कर सकते हैं कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, और उसी के आधार पर हम वर्तमान युग में सामाजिक जीवन का अध्ययन कर सकते हैं। किसके अंतर्गत कर सकते हैं? समाजशास्त्र के अंतर्गत कर सकते हैं। अगला है, इतिहास का संबंध अतीत से है जबकि समाजशास्त्र का संबंध वर्तमान से है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है ना, ये याद रखिएगा कि समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? सामान्य विज्ञान है। जबकि इतिहास एक विशेष विज्ञान है जिसमें कि विशेष घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला देख लीजिएगा, इतिहास केवल यह स्पष्ट नहीं करता है कि किसी घटना का रूप क्या था, वरन यह भी स्पष्ट करता है कि कोई विशेष घटना क्यों और कैसे घटित हुई। विभिन्न घटनाओं को कार्य कारण के संबंध से जोड़ने के कारण इतिहास की प्रकृति कैसी है? समाजशास्त्र के समान है। अमेरिका में अधिकांश समाजशास्त्रीय अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति द्वारा किए गए हैं, है ना। अमेरिका में अधिकांश समाजशास्त्रीय अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति से किए गए हैं। अमेरिका में अधिकांश समाजशास्त्रीय अध्ययन कैसे किए गए हैं? ऐतिहासिक पद्धति से किए गए हैं। अतः कुछ विद्वानों द्वारा अमेरिकन समाजशास्त्र को ऐतिहासिक समाजशास्त्र कहा जाता है ना। कुछ विद्वानों के द्वारा अमेरिकन समाजशास्त्र को ऐतिहासिक समाजशास्त्र कहा जाता है। कैसा समाजशास्त्र कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? ऐतिहासिक समाजशास्त्र कहा जाता है। याद रखिएगा, अमेरिका में अधिकांश समाजशास्त्रीय अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति द्वारा किए गए हैं। इसी कारण से कुछ विद्वानों ने अमेरिकन समाजशास्त्र को ऐतिहासिक समाजशास्त्र नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ऐतिहासिक समाजशास्त्र। कौन से समाजशास्त्र को? अमेरिकन समाजशास्त्र को। अगला है, पार्क महोदय क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इनका कहना है कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? तो क्या बताएंगे? अमूर्त विज्ञान है। हमेशा याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है, तो क्या बताएंगे? अमूर्त विज्ञान है। और कौन कह रहा है? पार्क महोदय भी यही कह रहे हैं कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। अगला देख लीजिएगा, इसके अतिरिक्त इतिहास की घटनाओं या अध्ययनों का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण संभव नहीं है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत प्राप्त निष्कर्षों एवं सिद्धांतों का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण संभव है ना। समाजशास्त्र के अंतर्गत प्राप्त निष्कर्षों एवं सिद्धांतों का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण संभव है, और इस प्रकार समाजशास्त्र इतिहास से अधिक वस्तुनिष्ठता लिए हुए है ना। समाजशास्त्र से के जो भी सिद्धांत हैं उनका परीक्षण और पुनर्परीक्षण किया जा सकता है। इसीलिए समाजशास्त्र इतिहास के कंपैरिजन में अधिक वस्तुनिष्ठ है ना, अधिक वस्तुनिष्ठ है। याद रखिएगा। अगला देख लीजिएगा,
समाजशास्त्र और मानव शास्त्र। अभी हम समाजशास्त्र और इतिहास के बारे में जो रिलेशन है वो पढ़ रहे थे। देख लीजिएगा, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है। इन्हीं घनिष्ठ संबंधों के आधार पर क्रोबर इन्हें जुड़वा बहनें कहते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को क्रोबर जुड़वा बहनें कहते हैं, है ना। सबसे महत्वपूर्ण यही प्रश्न है जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं, किसने कहा? तो क्या बताएंगे? क्रोबर ने कहा। किसने कहा? क्रोबर ने कहा। दोनों विज्ञान समान समस्याओं का अध्ययन करते हैं तथा दोनों का अंतिम उद्देश्य सामाजिक संबंधों और सामाजिक संगठन का अध्ययन करना है। दोनों का अंतिम उद्देश्य क्या है? सामाजिक संबंधों, है ना, और सामाजिक संगठन का अध्ययन करना। क्रोबर मानव शास्त्र और समाज शास्त्र को जुड़वा बहनें कहते हैं और साथ में क्या बताते हैं कि दोनों का उद्देश्य सेम है, सामाजिक संबंधों और सामाजिक संगठन का अध्ययन करना। हावेल क्या कहते हैं? हावेल को देख लीजिएगा कि हावेल क्या कहते हैं, विस्तृत अर्थों में समाज शास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है। हावेल का कहना है कि विस्तृत अर्थों में समाज शास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है। हावेल क्या कहते हैं कि विस्तृत अर्थों में समाज शास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है। याद क्या रखेंगे? हावेल क्या कहते हैं कि विस्तृत अर्थों में समाज शास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान है ना। ये हावेल कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। अगला है मानव शास्त्र के 3 भागों, भौतिक मानव शास्त्र, है ना, प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र में से समाज शास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र के अत्यंत निकट है। किसके अत्यंत निकट है? तो क्या बताएंगे? अब ध्यान दीजिएगा, मानव शास्त्र के 3 भाग कौन कौन से भाग हैं? भौतिक मानव शास्त्र, प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र। पूछा जाएगा मानव शास्त्र के 3 भाग हैं, इनमें से समाज शास्त्र किस भाग के अधिक निकट है? तो क्या बताएंगे? सामाजिक मानव शास्त्र के अत्यंत निकट है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र के अत्यंत निकट है। क्लियर रहिएगा। अगला देख लीजिएगा, सामाजिक मानव शास्त्र के द्वारा विशेषतः, है ना, सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? आदिम समाजों, किसका? आदिम समाजों मतलब प्रिमिटिव सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाज शास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक मानव शास्त्र के द्वारा हम किसका अध्ययन करते हैं, तो आदिम समाजों का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए पुरा पाषाण काल के मनुष्य का अध्ययन करना है तो किसके अंतर्गत करेंगे? सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। लेकिन वर्तमान समय के मानव के सामाजिक परिदृश्य का अध्ययन करना है तो हम समाज शास्त्र के अंतर्गत करेंगे, है ना। याद रखिएगा कि समाज शास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन किया जाता है। समाज शास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल सभ्य समाजों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्री सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन कर समाजशास्त्री को आधुनिक जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायता पहुंचाता है। इनका कथन देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। किसका है ये? क्लूखैन का है। क्लूखॉन का मत क्या है या इनका कथन क्या है कि मानव शास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है,
मानव शास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वह अपने को अपनी असंख्य असीमित विविधता में देख सकता है ना। ये क्लूखॉन बता रहे हैं, कौन बता रहा है? क्लूखॉन, कि मानव शास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वह अपने को अपनी असंख्य असीमित या विविधता में देख सकता है। मतलब मानव शास्त्र व्यक्ति के सामने एक मिरर या दर्पण प्रस्तुत कर रहा है जिसमें वह अपने को अपनी असंख्य विविधता में देख सकता है, असंख्य विविधता में देख सकता है ना। ये कौन कह रहा है? क्लूखॉन कह रहे हैं। अगला देख लीजिएगा, आदिवासी समाजों में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव से सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं तथा बड़े बड़े समूहों का निर्माण हो रहा है। अतः सामाजिक परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकी के अध्ययन ने समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र को एक दूसरे के अधिक निकट ला दिया है ना। आदिवासी समाज में भी आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जिसकी वजह से नए नए परिवर्तन आ रहे हैं और वो लोग भी क्या है, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। जब समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र अधिक निकट आ रहा है ना। समाज शास्त्र और मानव शास्त्र अधिक निकट आ रहा है। अगला देख लीजिएगा, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। समाज शास्त्र तथा अर्थशास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं। समाज शास्त्र के अंतर्गत मानव की सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और अर्थशास्त्र जीवन की सामान्य दशाओं से संबंधित उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है जिसका उद्देश्य भौतिक सुख ना होकर आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। देखिए, समाज शास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं, है ये तो क्लियर है कि समाज शास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं और अर्थशास्त्र में क्या होता है, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। और अर्थव्यवस्था का कहीं ना कहीं ये उद्देश्य होता है कि समाज का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो, है ना। विविधता कम रहे, हर व्यक्ति को प्रॉपर ढंग से सुविधाएं मिल सके, ये अर्थशास्त्र का भी मूल उद्देश्य है ना। अगला है लोवी, जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। अगर हम लोवी की बात करें, किसकी बात करें? लोवी की, है ना। सॉरी, लोवी, तो इनका कथन क्या है कि सामाजिक कारकों की अवहेलना करके अर्थशास्त्र को किसी प्रकार भी एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं कहा जा सकता है ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? लोवी कह रहे हैं। लोवी क्या कह रहे हैं कि सामाजिक कारकों की अवहेलना करके, अगर हम सामाजिक कारकों की अवहेलना कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र को किसी प्रकार से भी एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं कहा जा सकता। मतलब अगर अर्थशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान बनाना है तो उसमें सामाजिक कारक महत्वपूर्ण है। ये कह कौन रहा है? लोवी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? लोवी, है ना। अब देखिए, अगला कथन है स्मेल्सर, है ना। इनका क्या मानना है हम लोग समझेंगे। स्मेल्सर का मानना है कि सामाजिक तथा आर्थिक कारण एक दूसरे से काफी मिले जुले हैं, है ना। सामाजिक और आर्थिक कारण एक दूसरे से काफी मिले जुले हैं, जैसे संस्कृतिकरण, सातवीकरण, है ना।
जैसे संस्कृतिकरण, सातवीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, गतिशीलता तथा वर्गवाद आदि, है ना। ये क्या कह रहे हैं, स्मेल्सर क्या कह रहे हैं कि सामाजिक तथा आर्थिक, क्या कह रहे हैं, सामाजिक तथा आर्थिक कारण एक दूसरे से काफी मिले जुले हैं, जैसे संस्कृतिकरण, सातवीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, गतिशीलता तथा वर्गवाद आदि, है ना। अब सोचिए जरा से, सामाजिक तथा आर्थिक कारण एक दूसरे से काफी मिले जुले हैं, जैसे संस्कृतिकरण, सातवीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, गतिशीलता तथा वर्गवाद। संस्कृतिकरण, सोचिए, सातवीकरण, एसिमिलेशन, सातवीकरण, सातवीकरण का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जैसे कोई प्रभु जाति है या कोई उच्च वर्ग वाले व्यक्ति हैं, उनमें कोई दूसरी जाति आकर के पूरी तरीके से घुल मिल जाए और उन्हीं की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था सब कुछ अपना ले, उसी को क्या कहते हैं, सातवीकरण। तो भैया ये तो तय है, ज्यादा चांस यही है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है वर्तमान समय में, है ना, और उसका सामाजिक जीवन बेहतर रहेगा, तो लोग उसी ग्रुप में शामिल होना चाहेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र का भी रोल इसमें है। नगरीकरण की बात करें, औद्योगिकीकरण की बात करें, जब अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट ज्यादा होगा तभी नगरीकरण, औद्योगिकीकरण होगा, और फिर जब नगरीकरण और औद्योगिकीकरण होता है तो मूवमेंट भी होता है, गतिशीलता भी होती है, गांव के लोग नगर में पैसा कमाने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जाते हैं, तो गतिशीलता होगी। और जब इस तरह से नगरीकरण और औद्योगिकीकरण बढ़ता है तो वहां पर जातियां कमजोर होती हैं और साथ में वर्गवाद की ओर बढ़ते हैं। जैसे पश्चिमी सभ्यता में देखेंगे तो वो वर्ग आधारित व्यवस्था है, जबकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में आज भी जातियां प्रबल रूप से विद्यमान हैं और हमारे राजनेता इन जाति व्यवस्था को खत्म होने भी नहीं देंगे। कोई न कोई नियम कानून ऐसा पारित कर देंगे जिससे क्या होगा कि फिर से मेंटली लोग जाति के ऊपर फोकस करने लगेंगे कि ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये शूद्र हैं, ये वैश्य हैं, है ना, क्योंकि वो डिवाइड किए हैं, है ना, वर्ग आधारित व्यवस्था की तरफ बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे वर्तमान समय में आपने देखा है कि यूजीसी के द्वारा जो एक्ट लाया गया है, मेरा मानना यही है, एक सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से या एक समाजशास्त्री होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि इस यूजीसी एक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं जातियां मजबूत होंगी और सामाजिक व्यवस्था क्या होगी, खराब होगी, भाईचारा में कमी आएगी, सामाजिक दुर्व्यवस्था भी उत्पन्न हो जाएगी। बाकी संरक्षण प्रदान करना सरकार का उद्देश्य होता है, करना चाहिए हमेशा, है ना। जो भी कमजोर, चाहे वर्ग हो, चाहे कोई कमजोर जाति हो या व्यक्ति हो, उसको संरक्षण देना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, है ना, ये तो करना चाहिए। तो जो स्मेल्सर कह रहे हैं वो बात भी सही है कि सामाजिक तथा आर्थिक कारण एक दूसरे से काफी मिले जुले होते हैं, जैसे संस्कृतिकरण, सातवीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, गतिशीलता तथा वर्गवाद आदि। अगला देख लीजिएगा, सभी समाजों में आर्थिक दशाएं सामाजिक दशाओं को और सामाजिक दशाएं आर्थिक दशाओं को प्रभावित करती हैं। अनेकों समाजशास्त्रीय अध्ययन आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किए जाते हैं, जैसे श्रम विभाजन, औद्योगिक संगठन, व्यवसायिक गतिशीलता आदि, है ना। यहां पर देखिए कहा सिर्फ इतना गया है कि सभी समाजों में आर्थिक दशाएं, है ना, आर्थिक दशाएं सामाजिक दशाओं को और सामाजिक दशाएं आर्थिक दशाओं को प्रभावित करती हैं, है ना। सामाजिक दशाएं आर्थिक दशाओं को और आर्थिक दशाएं सामाजिक दशाओं को प्रभावित करती हैं। ऐसे अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किए गए हैं, जैसे श्रम विभाजन,
है ना, ये समाजशास्त्रीय अध्ययन है, दुर्खीम का है, आपको पता है। तमाम औद्योगिक संगठन है ना, व्यवसायिक गतिशीलता है, जो अध्ययन तो सामाजिक है, लेकिन ये आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किए गए। अगर हम पूछेंगे ये कैसे अध्ययन है, तो ये समाजशास्त्रीय अध्ययन है, लेकिन आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किए गए, जैसे श्रम विभाजन, औद्योगिक संगठन, व्यवसायिक गतिशीलता आदि। अगला वेबर क्या कहते हैं, वेबर की बात सुनते हैं। वेबर ने धर्म एक सामाजिक तथ्य तथा पूंजीवाद एक आर्थिक तथ्य, वेबर ने क्या कहा है कि धर्म क्या है, एक सामाजिक तथ्य है ना, और पूंजीवाद एक आर्थिक तथ्य है। पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद एक आर्थिक तथ्य है। पूंजीवाद कैसा है, एक आर्थिक तथ्य है। ये कौन कह रहा, वेबर कह रहे हैं। कुल मिलाकर के अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच में क्या रिलेशन है, उस पर हम बात कर रहे हैं। वेबर भी यही कह रहे हैं कि सामाजिक तथ्य, धर्म क्या है, एक सामाजिक तथ्य है, और पूंजीवाद एक आर्थिक तथ्य के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करके समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के बीच अंतर को मिटा दिया। इसी प्रकार मार्क्स की विवेचनाओं में सामाजिक तथा आर्थिक कारकों का एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है ना। कार्ल मार्क्स जो हैं जर्मनी के रहने वाले थे, आपको पता है। मार्क्स की विवेचना में सामाजिक तथा आर्थिक कारकों को एक साथ सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। मतलब मार्क्स, वेबर, है ना, मार्क्स, वेबर, स्मेल्सर, सब लोग यही बता रहे हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। जैसे वेबर ने क्या बताया है कि धर्म क्या है, एक सामाजिक तथ्य है, और पूंजीवाद क्या है, एक आर्थिक तथ्य है ना। इसके माध्यम से क्या स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स सामाजिक तथा आर्थिक कारकों का एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है ना। सामाजिक कारक और आर्थिक कारक अगर आप पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स को, है ना, तो उसमें ये चीजें मिलेंगी। आगे देख लेते हैं मैकाइवर पेज का क्या कहना है। मैकाइवर महोदय क्या कहते हैं, मैकाइवर क्या कहते हैं कि आर्थिक घटनाएं सदैव सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं एवं क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होती हैं। मैकाइवर कहते हैं कि आर्थिक घटनाएं सदैव सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं एवं क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होती हैं और बदले में स्वयं भी निरंतर सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं तथा क्रियाओं का पुनर्निर्धारण, सृष्टि, सुगठन एवं रूपांतरण करती हैं, है ना। ये कौन कह रहा है, मैकाइवर कह रहे हैं कि आर्थिक घटनाएं सदैव सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं एवं क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होती हैं। क्या हम बात सही माने? आर्थिक घटनाएं सदैव सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं एवं क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होती हैं। आर्थिक घटना, मान लीजिए एक स्टेटस मान लिया गया कि जिसके घर में एसी लगा हुआ है ना, वो समाज के वरीयता क्रम में उच्च स्थान पा जाएगा, है ना। तो एक कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का सामाजिक स्टेटस बढ़ रहा है, लेकिन कब बढ़ेगा? जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कुल मिलाकर के मैकाइवर पेज भी इसी पर ध्यान दिला रहे हैं कि आर्थिक घटनाएं सदैव सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं एवं क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होती हैं, है ना। हमारी सामाजिक आवश्यकता है कि हम कोट पैंट पहने, लेकिन उसके लिए आर्थिक घटना भी जिम्मेदार है,
अर्थव्यवस्था भी क्या हो, मजबूत हो। अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है, 10,000 रुपए आपके पास में है तभी आप कोट पैंट पहन सकते हैं, और 1,000 रुपए है तो पैंट शर्ट में ही काम चलाना पड़ेगा। तो पैंट शर्ट वालों का स्टेटस अलग, और मतलब उनकी एक सामाजिक आवश्यकता है। क्या सामाजिक आवश्यकता है? कि हम एलीट पर्सन की तरह दिखें। तो उसके लिए आर्थिक घटना भी जिम्मेदार है कि हमारे पास इनकम का स्रोत हो। यही मैकाइवर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक घटनाएं सदैव सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं एवं क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होती हैं, और बदले में स्वयं भी निरंतर सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं तथा क्रियाओं का पुनर्निर्धारण, सृष्टि, सुगठन एवं रूपांतरण करती रहती है। क्लियर है ना? अब देख लीजिएगा, समाज शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र। समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या संबंध है? सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो साथ ही वह राजनीतिक प्राणी भी है। समाज शास्त्र यह बताता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी क्यों बना, वह समाज की विभिन्न दशाएं इसके विकास को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं। जिस समानता, भ्रातृत्व तथा सहयोग की भावना पर सामाजिक जीवन आधारित है, उसका संरक्षण राजनीति विज्ञान के नियमों द्वारा होता है ना? अगला देख लीजिएगा, समाज शास्त्र व राजनीति शास्त्र के तुलनात्मक महत्व को स्पष्ट करते हुए गिडिंग्स का कहना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, हम फोकस उस पर ज्यादा कर रहे हैं। गिडिंग्स क्या कह रहे हैं इसको देखेंगे। गिडिंग्स कहते हैं कि समाज शास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बनाए गए गति विज्ञान के नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना, है ना? ये कह कौन रहा है? गिडिंग्स कह रहे हैं। गिडिंग्स क्या कह रहे हैं कि समाज शास्त्र के प्रारंभिक नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को, समाज शास्त्र के जो प्रारंभिक नियम हैं उनसे भी अगर कोई व्यक्ति अनभिज्ञ है तो राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना, राज्य के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार निरर्थक है, बेकार है, जिस प्रकार न्यूटन द्वारा बनाए गए गति विज्ञान के नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्योतिष की शिक्षा देना। अगर आप प्रारंभिक समाजशास्त्रीय ज्ञान से अनभिज्ञ हैं तो फिर राज्य के सिद्धांत की शिक्षा देना बेकार है। उसी प्रकार से जैसे न्यूटन के गति के नियम आपको नहीं पता हैं और आपको ज्योतिष सिखा दिया जाए, ये कहता कौन है? गिडिंग्स कहते हैं। अगला देख लीजिएगा, समाजशास्त्र उन सामाजिक सिद्धांतों की रचना करता है जिनका अनुसरण करके राजनीतिक व्यवस्था को अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। अतः समाजशास्त्र राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए एक सुविधाजनक वातावरण तैयार करने का काम करता है। इस प्रकार ये दोनों शास्त्र एक दूसरे पर काफी निर्भर हैं। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का संबंध समाज और व्यक्ति, समाज और व्यक्ति, है ना? समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का संबंध समाज और व्यक्ति के संबंध के साथ जुड़ा हुआ है। व्यक्ति का मनोविज्ञान स्वयं किसी न किसी प्रकार सामाजिक जीवन से ही संबंधित है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं किसी न किसी प्रकार सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होती हैं, है ना? चलिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया है। व्यक्ति के मानसिक विचार अनुभव जिसका मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, इस दृष्टि से सामाजिक है कि इन पर सामाजिक पर्यावरण व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। साथ ही विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रियाएं तथा सामाजिक पर्यावरण जिनका समाज शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, मानसिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। छोड़ दीजिए। अगला है क्लाइनबर्ग। ये महत्वपूर्ण है। क्लाइनबर्ग का कथन क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है
सामाजिक मनोविज्ञान को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के व्यवहार का अन्य व्यक्तियों से संबंधित होने के रूप में अध्ययन करता है। यह सामूहिक परिस्थितियों में व्यक्ति से संबंधित है ना। क्लाइनबर्ग क्या कहते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के व्यवहार का अन्य व्यक्तियों से संबंधित होने के रूप में अध्ययन करता है। यह सामूहिक परिस्थितियों में व्यक्ति से संबंधित है। अगला देख लीजिएगा, टालकट पार्सन्स क्या बताते हैं। टालकट पार्सन्स क्या कहते हैं। इनका कहना है कि मनोविज्ञान व्यवहार की प्राथमिक प्रक्रियाओं जैसे संज्ञान, सीख, स्मरण से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? संज्ञान, सीख तथा स्मरण से संबंधित है। दूसरी ओर समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार दोनों ही विज्ञान घनिष्ठ रूप से संबंध है। वास्तव में समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एक दूसरे की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं, देख लीजिएगा। मैकाइवर और पेज क्या कह रहे हैं? मैकाइवर, पेज, समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है ना। ये मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। यानी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये कौन कह रहा है? मैकाइवर और पेज। अगला है समाजशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र, फिर समाजशास्त्र और भूगोल है। आज यहीं पर आप लोग यहां से समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र हम लोग करेंगे कल, है ना। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र इसके आगे हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।